कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी थी ना अपनी। हाँ जी सर। हाँ। हाँ जी सर। सर अगर आपको मतलब अगर थोड़ी दिक्कत है तो सर थोड़े दिनों की ब्रेक दे दो, कोई बात और नहीं। नहीं नहीं, इतना कुछ नहीं हुआ। अच्छा। तो अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हम। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। वर्ड आया यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर अपने पास कुछ म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स हैं। डिसजॉइंट का मतलब, डिसजॉइंट का दूसरा नाम क्या था प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से? डिसजॉइंट क्या होता है? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव। E1 E2 E3 E4 E6 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स या फिर डिसजॉइंट इवेंट्स है। अब इनमें एक कॉमन इवेंट है। ये बात थोड़ी सी अजीब होगी अब। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि सारे डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, और फिर एक वर्ड और लगा दिया कि ए इनका क्या है, कॉमन इवेंट है। तो इसको इस तरह से हमने देखना है। मान लो अपने पास, जैसे अपने 6 ले लिए, 6 की जगह 3 कर लो। छोटी एग्जांपल में देखते हैं। E1 E2 E3 तीन बॉक्स हैं। 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स पड़ी हैं इसमें। कुछ 4 रेड 5 ब्लैक बॉल्स पड़ी हैं। 4 रेड 6 ब्लैक बॉल्स पड़ी। E1 E2 E3 तीन बॉक्सेस हो गए। अब ये बता सकते हो कि इनमें इनमें कॉमन क्या चीज है? वॉल्स कॉमन है सर, मतलब कि देखा जाए रेड रेड और ब्लैक वॉल। हाँ, अब दिखने को तो बॉल है कॉमन, बट क्या पहले डब्बे वाली जो रेड बॉल्स हैं वही दूसरे डब्बे के पास है, या उसके पास अलग है? अलग है इसके पास। इसकी 3 बॉल्स अलग है, अपनी रेड बॉल लेके बैठा है। इसकी 4 रेड बॉल्स अलग है, और इसकी 4 रेड अलग है अपनी। बट वर्डिंग में हम देखें तो रेड बॉल तो कॉमन ही है ना। अगर हम ये कहें कि वन बैग इज सिलेक्टेड, देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, और ये बोल दिया जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड। बॉल इज रेड, रेड कलर की बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है। अब आपको ये रेड कलर की बॉल किस किस में से दिख रही है? तीनों में से, E1 E2 E3। हालांकि तीनों के तीनों जो बॉक्स हैं उनमें वैसे तो कुछ कॉमन नहीं है ना। ये बात समझ पा रही हो कि पहले में भी रेड ब्लैक बॉल्स हैं, दूसरे में भी रेड ब्लैक बॉल्स हैं, तीसरे में भी रेड ब्लैक बॉल्स हैं, बट इनके पास जो बॉल्स हैं वो अपनी अपनी है। एक बॉल दोनों में कॉमन नहीं है, उस तरह से कॉमन नहीं है। तो यहाँ जो हमने E1 E2 E3 E4 E5 E6 ये इवेंट्स बनाए हैं, इनके म्यूचुअली डिसजॉइंट बोलने का मीनिंग समझ आया? इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज पड़ी हैं इनकी। कैटेगरीज में कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो सबके पास हो सकती हैं। उस कॉमन चीज को क्या बोला हमने? ए। रेड बॉल सबके पास है, बट एक ही रेड बॉल सबके पास नहीं है। बात समझ रहे हो ये?
E1 E2 E3 डिसजॉइंट है, पहले ये बताओ। हाँ जी सर। अलग अलग ही बैठे हैं ना, डिसजॉइंट है। इनमें कुछ कॉमन है? नो। इनमें कुछ कॉमन, सेम चीज कॉमन नहीं है। जो रेड बुल इसके पास है वो भी दूसरे डब्बे में या तीसरे डब्बे में वही नहीं है, अलग अलग है। बट एक इवेंट तो कॉमन है ना। हाँ, रेड कलर और ब्लैक कलर कॉमन है। एक इवेंट के कॉमन होने की फीलिंग आ रही है इसमें, कि अगर हम रेड बॉल निकालेंगे तो वो हमें तीनों में से देखना पड़ेगा कि E1 में से निकली है रेड बॉल, E2 में से या E3 में से। ये बात क्लियर हो रही है? हाँ जी। तो इस चीज का ये मतलब है कि जब आपके पास म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स तो पड़े हैं, उनमें भी कुछ एक चीज कॉमन, उनमें से एक इवेंट कॉमन है। अब हम ये लाइन पढ़ते हैं। पहले तो क्या है, वन बैग इज सिलेक्टेड, देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड। तो रेड बॉल किस में से आ सकती है? पहले में से भी आ सकती थी, दूसरे में से भी आ सकती थी, तीसरे में से भी आ सकती थी। तो ये वाली वर्डिंग का कुछ कनेक्शन बैठा बीच में? टोटल प्रोबेबिलिटी क्यों बोला हमने इसको? क्योंकि हाँ रेड जी बॉल सर। बाहर आने के कितने सारे वे हैं, तीन तरीके हैं अभी अपने पास। तीन रास्तों से रेड बॉल बाहर आ सकती है, हमें टोटल प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड बॉल के बाहर आने की। अगर तो सिर्फ अपने पास एक ही बॉक्स होता, हमें कोई परवाह नहीं थी, एक बॉल निकालिए 3/7 आंसर आ जाता। बट अभी क्या ओनली 3/7 आंसर दे सकते हैं? तो हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो अगर यहाँ पे सिलेक्शन दो बार हुई है, पहले बैग सिलेक्ट हुआ, देन बॉल सिलेक्ट हुई, इस तरह के इवेंट्स को क्या नाम दिया जाता है जहां पे दो बार सिलेक्शन की बात होती है? कंपाउंड इवेंट्स। जहां पे सिलेक्शन एक से ज्यादा बार आपको दिखे, वो इवेंट कौन से हो जाते हैं? कंपाउंड इवेंट। चलो जैसा जैसा बोला गया वैसा करते हैं। वन बैग इज सिलेक्टेड, तो पहले कौन, ई E1 के सिलेक्ट होने के कितने चांस हैं? 1/3। 1/3। 1/3। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तीनों के चांसेस सेम है 1/3। मानो कि E1 बैग सिलेक्ट कर लिया, चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, E1 में से क्या निकालना है? रेड बॉल। रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल गिवन दैट E1 इज सिलेक्टेड, ऐसा लिख सकते हैं इसको। हाँ जी सर। पहले E1 बैग सेलेक्ट होने के चांस आए, बैग सेलेक्ट हो गया, उसके बाद रेड बॉल आई है, रेड बॉल के चांस कितने हैं गिवन दैट E1 सिलेक्ट हो चुका है। तो ये वाले चांसेस किसके बनेंगे? ये वाले चांसेस किसके बनेंगे? E1 में से रेड बॉल सिलेक्ट होने के चांस बन गए। जी। दो बार काम क्यों हुआ? क्योंकि दो बार हमें बोला गया था वन बैग इज सिलेक्टेड। पहले बैग सिलेक्ट करना था, हमने किया, उसके बाद बॉल सिलेक्ट करनी थी, हमने की। बट अपने पास जितने रास्ते हैं, हमें सारे सारे रास्तों से जाना पड़ेगा। तो ये पहले वाले का काम हो गया। सेम फिर दूसरे वाले के तरीके से क्या आएगा, अगर E2 सेलेक्ट होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R गिवन E2, A गिवन B में हम ऊपर किसको रखते होते हैं? इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सर। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, हमें निकालनी है रेड बॉल की। गिवन था कि E2 सेलेक्ट हो गया, सेम फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 R गिवन E3। ये पहले बैग में से सिलेक्ट होने के चांस है रेड बॉल के, ये दूसरे के हैं, ये तीसरे के हैं। हमें नहीं बोला गया था कि आपको रेड बॉल कहां से उठानी है, तो हमें फिर सबको इक्वल चांस देने पड़ेंगे, मतलब सबको पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा। तो ये पहले के चांस, ये दूसरे के चांस, ये क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ये लग रही है अब टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई रेड बॉल की। हाँ जी सर। तो आंसर वाइज तो जितना निकालेंगे 1/3, देन फर्स्ट बैग में से रेड आने के कितने चांसेस बन गए? 3/7। 3/7 प्लस
1/3 इंटू क्या था, 4/9। 4/9। 1/3 इंटू 4/10। 4/10। तो ये टोटल चांसेस आ गए एक कॉमन इवेंट के हैपन होने के। मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि इस वाले तरीके से हमें काम करना है, जब जब जिस इवेंट की आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई और वो इवेंट एक से ज्यादा रास्तों से निकल के आ सकता है। ये इवेंट हैपन होने का एक ये रास्ता है, दूसरा रास्ता भी है, तीसरा रास्ता भी है, या इससे भी ज्यादा होंगे। बट आपको रास्ता स्पेसिफाई नहीं किया गया कि आप किस रास्ते से आओ। दैट मीन्स आपने फिर हर एक तरीके से अपना इवेंट हैपन करवाना है और उसके बाद उनको ऐड करना है। ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी बोली जाएगी। क्लियर हुई बात? हाँ जी। अब इसको एक और तरीके से देखें। एक कंपनी है, इसमें 3 बंदे हैं, एक्स वाई जेड। कंपनी में प्रमोशन चल रही है, मैनेजर बनना है, किसी एक बंदे को मैनेजर बनाया जा रहा है। ये तीनों कैंडिडेट्स हैं। इनके मैनेजर बनने के जो चांसेस हैं, एक्स के 4/9 है, के 2/9 है और इसके 1/3 है। एक्स मैनेजर बन जाएगा इस कंपनी का, उसके चांसेस दे दिए, वाई के दे दिए, जेड के दे दिए। उसके बाद एक्स अगर मैनेजर बनता है तो ये बाकी इंप्लॉयज के लिए बोनस इंट्रोड्यूस करेगा। मैनेजर बन गया तो इसके हाथ में आ गया बोनस इंट्रोड्यूस करना। उसके चांसेस है 3/10। वाई अगर मैनेजर बन गया और वो बोनस देगा बाकियों को, बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस करेगा, उसके चांसेस है 1/2। जेड मैनेजर बन गया तो ये बोनस इंट्रोड्यूस कर देगा, इसके चांसेस है 4/5। क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोनस स्कीम, जो बोनस स्कीम की बात हो रही है, विल बी इंट्रोड्यूस्ड। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस हो चुकी है। बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस करवाने के कितने रास्ते हैं? 3 सर। 3 रास्ते हैं। एक्स की तरफ से भी बोनस आ सकता है, वाई की तरफ से भी आ सकता है, जेड की तरफ से भी आ सकता है। उसके चांसेस दे दिए। तो अभी पर्टिकुलर तो बोला नहीं उन्होंने, क्या बोनस आया बस, इसके चांसेस बताओ। तो पहली बात है, क्वेश्चन पढ़ के ये पता लग रहा है कि हमसे टोटल प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। हाँ जी सर। कॉमन इवेंट क्या है इसमें? बोनस। बोनस। और जो अपने पुराने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग E1 E2 E3 का काम कौन कर रहे हैं? एक्स वाई जेड। इसमें भी कंपाउंड इवेंट वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि पहले मैनेजर बनेगा, उसके बाद बोनस आएगा। एक काम पहले हुआ, मतलब एक प्रोबेबिलिटी यूज होगी, उसके बाद दूसरी प्रोबेबिलिटी यूज होगी। तो ये 2 पड़ाव में काम होता है, तो ऐसा इवेंट कंपाउंड इवेंट की कैटेगरी में जाता है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है। पहले एक्स सेलेक्ट हो जाए, पहले उसके चांसेस आएंगे। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे? बोनस स्कीम आई, मतलब ए इवेंट हैपन हुआ, गिवन दैट एक्स ने दिया है। ये एक्स के चांसेस आगे, एक्स के टोटल चांसेस बोनस देने के। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, ए अपॉन वाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड, ए अपॉन जेड। क्लियर है बातें? हाँ जी। वैल्यूज पुट कर देंगे और ये आंसर आ जाए।
अब इसके साथ आता है, जस्ट इसके आगे जब हम चलते हैं तो बेस थ्योरम। बेस थ्योरम को एक और तरीके से कैसे हम जानते हैं, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। एक तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी जो हम सीधा काम करते हैं, एक रिवर्स प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी से जस्ट आगे एक लाइन लिखी होती है और वो क्वेश्चन बेस थ्योरम का बन जाता है। जैसे यहाँ पे पहले ऊपर वाले से देख लें, तीन बॉक्स से अपने पास बॉल्स पड़ी थी इनमें। सबसे पहले तो क्या हुआ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड। यहां तक हमने काम खत्म किया था। इसी स्टेटमेंट को आगे लेके चलते हैं। A bag is selected and a ball is drawn from it. And it is found to be red. E1, E2, E3 तीन बैग थे। उसके बाद उन्होंने ये बात बोली, ए बैग इज सिलेक्टेड एंड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, इट इज फाउंड टू बी रेड। मतलब हमें इस बार बोल दिया गया कि क्या हुआ है, एक बॉल निकाली थी उसका कलर भी दे दिया गया। यहां से हमें पहली बात समझ में आती है कि इवेंट हैपन हो चुका है। इसके बाद जब लाइन से समझ आएगा कि ये क्वेश्चन रिवर्स कैसे बनता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज फ्रॉम बैग 2 या E2। तो इसमें रिवर्स वाली फीलिंग आई। सीधा क्वेश्चन क्या बनता था, तीन बैग पड़े हैं, E2 बैग सिलेक्ट किया गया, उसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। बैग सिलेक्ट हुआ, फिर उसके अंदर हमने हाथ मारा, कुछ निकाला। यहां क्या है कि एक इवेंट रेड बॉल पहले आ चुकी है बाहर, एक बॉल निकाली जा चुकी है, वो रेड आ चुकी है। तो आपको क्या पता कि ये कहां से आई है। पहले तो ये बोला गया बैग इज सिलेक्टेड, सिलेक्ट कर लिया होगा, तीनों में तीन चॉइस थी, उसमें से बॉल भी निकाली और बॉल रेड आ गई। तो यहां तक आपके पास कितने माइंड में रास्ते आ रहे हैं कि बॉल रेड हो सकता है E1 से आई हो, E2 से आई हो या E3 से आई हो। बट अब उसने बोला है कि वापिस जाओ, ये पता करो कि ये बॉल E2 में से आई है, इसके कितने चांसेस है। तो प्रोबेबिलिटी का, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम हमेशा से ही लेते आए हैं, नंबर ऑफ सर फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर इसमें जो आपने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज फ्रॉम बैग E2, हम्म। बट मुझे लग रहा है क्वेश्चन आएगा उसमें आएगा सर, पास्ट टेंस में आएगा क्वेश्चन ये। पीछे से पूछते हैं ना हम प्रोबेबिलिटी, जो पहले अच्छा, निकाली इसकी थी। जगह आवाज लगा दें। हाँ 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 हाँ, क्योंकि आवाज लगा मैं तो दें। इसी से देखता हूँ कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, जब अच्छा, थर्ड फॉर्म लगी होती है। ठीक है ठीक। इवेंट जब ऑलरेडी हैपन हो चुका हो, उसके बाद किस रास्ते से आया है उसकी बात की जाए तो ये क्वेश्चन किसका बनता है, बेस थ्योरम का। इसमें इवेंट ऑलरेडी हैपन हो चुका है कि रेड बॉल आ चुकी है। देखो एक और चीज से इसको देखो कि अगर E1, E2, E3 में कुछ कॉमन था, तो क्वेश्चन क्या बनता है कि एक बैग सिलेक्ट होगा और कॉमन इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, जो पहले ये काम हमने किया था। बट इस बार सिर्फ एक लाइन में चेंज होता है कि जो कॉमन इवेंट होता है वो हैपन हो चुका होता है, कॉमन इवेंट हैपन हो गया, फिर वापस जाके बताओ कि रास्ता कौन सा था, पीछे कौन से तरीके से वो आया है। तो अब अपने फेवरेट कौन से बन चुके हैं, फेवरेबल कौन है अपना, किसके बैग फेवर में काम करना है हमने, E2। सेकंड बैग। सेकंड बैग के। और टोटल का मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन से निकाली। फेवरेबल वाले केसेस ऊपर, फेवरेबल के केसेस कौन कौन से थे,
प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A गिवन E2। नोटेशन में फर्क देखना, इस बार हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, E2 के सिलेक्ट होने की। तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन दैट A इवेंट इज हैपेंड। तो यहाँ क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 डिवाइड बाय टोटल। ये नोटेशन समझ आई सारी? हाँ जी। क्योंकि इस बार हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, E2 की निकालनी थी, तो E2 को ऊपर रखा जो हो चुका है, जो या फिर जो गिवन है वो नीचे। तो फेवरेबल जिसके बारे में पूछा गया वो ऊपर, बाकी सारे नीचे। तो ये काम हो जाता है बेस थ्योरम का। एक क्वेश्चन काफी फेमस है इसमें, A man is known to speak truth 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. It isn't. It was actually a 6. A man is known to speak the truth 3 out of 4 times. 4 में से 3 बार वो सच बोलता है, इस तरह से उसकी इमेज है। He throws a die and reports that it is a 6. डाई फेंका, उसने बोला 6 आया है, तो पक्का है 6 आया होगा, या झूठ भी बोल सकता है। अगर उसने रिपोर्ट किया है कि डाई के ऊपर 6 आया है, तो पक्का है कि 6 आया ही होगा, या उसके झूठ बोलने के भी कुछ चांसेस हैं? झूठ के चांसेस है। या तो ट्रू वाली बात करेगा, मतलब उसकी स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या उसकी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ट्रू होगी, इसके चांसेस कितने हैं, मतलब उसके सच बोलने के चांसेस कितने हैं? 3/4। 3/4। स्टेटमेंट उसकी फॉल्स है, उसके चांसेस कितने हो गए फिर? 1/4। 1/4। अब उसने डाई फेंका, डाई के ऊपर 6 आ सकता है, 6 नहीं भी आ सकता। बट जो उसने आंसर दिया है वो 2 तरीकों से 6 आ सकता है, सच बोल के भी आ सकता है, झूठ बोल के भी आ सकता है। अगर सच वाले रास्ते से 6 आया है तो उसके कितने चांसेस होंगे? 1/6। फिर तो जितने होंगे उतने ही होंगे। झूठ वाले रास्ते से अगर 6 आया है तो उसके कितने चांसेस होंगे? 5/6। 5/6। 5/6। ये क्लियर है ना, 5/6? अगर ए इवेंट को हम नेम देते हैं 6 ऑन द डाई,
तो मतलब इसकी नोटेशन क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन टी। समझ आई बात? ये ए को हमने नाम दिया 6 आया है, 6 आया है गिवन दैट उसने सच बोला है, और इसका नाम क्या होएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपन हुआ है गिवन दैट उसने झूठ बोला है। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी पता करनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज एक्चुअली ए 6। अगर हम ये करते कि 3/4 इंटू 1/6 प्लस 1/4 इंटू 5/6, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? टोटल ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी है? 6 आने की प्रोबेबिलिटी है। बट हम क्या चाहते हैं कि एक्चुअली ये 6 सच वाले रास्ते से 6 आया है, उसके चांसेस बताओ। तो जो ऊपर वाले, ऊपर कौन से केस रखे जाएंगे? 3/4 एंड 1/6। और इधर क्या होगा? इधर क्या लिखेंगे? इसमें क्या लिखने वाले हैं? टी बाई हाँ, टी टी मतलब बाई सच बोला है गिवन दैट 6 आ चुका है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। तो अभी ये प्रोबेबिलिटी में बाकी थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है अब आपकी। जो असाइनमेंट दी रखी है बेसिक के लिए उतना ही काफी है, वही कर लोगे तो उसमें भी सफिशिएंट है एक बार। ओके सर। और दूसरा कि क्या कहते हैं, अब हम जो भी, जैसे यूपी का एग्जाम है, केवीएस है, एनवीएस है, डी ट्रिपल एस भी छोड़ के जितने भी स्टेट्स के एग्जाम हैं, उन सबके क्वेश्चंस मतलब है मेरे पास, बस उनको अरेंज थोड़ा सा करना है। तो एक टॉपिक के बाद हम साथ साथ वो भी देखते चलेंगे। जैसे अपना टॉपिक हो गया तो पता लगता रहेगा कि आसपास पेपर में क्या आ रहा है। पंजाब में अगर कोई पेपर हो रहा है, आज तक ऐसा तो होगा नहीं, हुआ ही नहीं, ना ही होने वाला लगता है कि कोई क्वेश्चन ही अपनी तरफ से नया बना के देंगे। आना तो इधर उधर से ही है सब कुछ। तो साथ साथ प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करते रहेंगे। सर अभी रिकॉर्डिंग कहाँ पर मिलेगी हमें? हाँ जी, रिकॉर्डिंग लेक्चर की। रिकॉर्डिंग अभी हाँ तक जी। तो ये जो बेसिक वाला काम था अपना, ये तो सारी मैंने यूट्यूब पे ही डाल दी है, मेरे यूट्यूब चैनल पे अनलॉकिंग इक्वेशंस पे। और जैसे ही अब ये हायर वाला काम शुरू होगा, ये वेडनेसडे जो ऐप है आपको मिल जाएगी, फिर बाकी सारी रिकॉर्डिंग उस पर आया करेगी। इस क्लास के भी सर यूट्यूब पर ही डालोगे, आप ये अपलोड वाली करें? भी यूट्यूब पे जाएगी। आज आपकी फर्स्ट क्लास है आज? नहीं नहीं सर, वो यूट्यूब वाली तो पता ही था, आप कह रहे थे ना एडवांस स्टैट्स की मैं ऐप पर डालूंगी इसलिए। थोड़ा सा शुरू करें अब रैंडम वेरिएबल बेसिक सा। इसमें पीछे कोई डाउट है किसी को कुछ स्टैट्स में या फिर प्रोबेबिलिटी बेसिक में? सर एक ना स्टैट्स वाले क्वेश्चन में डाउट था। बोलो। सर एक ना हमने क्वेश्चन करवाया था, इफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ सेट हैविंग 9 एलिमेंट्स आर 43 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, हम्म if element 63 is added into set to find mean and standard deviation। तो सर मीन तो आ गया था, जो न्यू मीन निकालना था उसमें न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं समझा आ रहा कैसे फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डिवीजन के अपने पास दो फॉर्मूलाज थे। एक तो x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, दूसरा क्या होता है? मिशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। मीन स्क्वायर। तो कौन सा बेटर रहेगा उस केस में लगाना? सेकंड। सेकंड वन। सेकंड वाला।
नया मीन आ चुका है ना, मीन जैसे निकाल लिया होगा तो उसकी वैल्यू तो यहाँ पुट हो जाएगी न्यू मीन की। एन में कुछ चेंज हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स 10। पहले 9 थी फिर 10 होगी, एन की जगह भी 10 आ जाएगा। अब ये समेशन एक्स स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ नंबर्स है, स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या हुआ होगा, वो जो नंबर ऐड किया उसका स्क्वायर ऐड हो जाएगा। मतलब पहले जो 9 नंबर्स थे, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, वो तो इसमें पड़े ही हैं ऑलरेडी, वो है। बीच में एक और हमने क्या ऐड करना है, अगर 63 ऐड किया था तो 63 का स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। ये समझ रहे हो? हाँ जी। तो इसका यूज करके न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सर इससे पहले पुराना मीन यूज करके ये 9 तक का सम का हाँ, स्क्वायर 9 फाइंड तक होगा। का बिल्कुल निकाल लेंगे। अगर 9 टर्म्स हमें नहीं गिवन तो पुराने का यूज करके पहले इसको निकालेंगे। जैसे बोल दो क्वेश्चन अगर करना ही है पूरा तो। तो करवाई। 9 टर्म्स थी, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था पुराना, 5। 5, एंड मीन इज 43। 43। 63 नंबर नया ऐड किया गया। हाँ जी। तो मीन तो कितना आ गया नया, बताइए? 45। 45। अब स्टैंडर्ड डेविएशन 5 किसके इक्वल है, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस मीन स्क्वायर। ये पुराने के अकॉर्डिंग यही बना। अंडर रूट भी आएगा सर इसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रूट आएगा, इधर देखो स्क्वायर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारा, ये 25 प्लस 43 स्क्वायर इंटू 9, ये जो निकल के आया समेशन एक्स स्क्वायर, ये कितनी टर्म्स का स्क्वायर का सम है? 9 का सर। 9 टर्म्स का। 9 का चल रहा है, मतलब ये समझ रहे हो ना कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू x9 स्क्वायर तक हमें पता लग गया। बट हमें नए के लिए कितनों का चाहिए, 10 का चाहिए। तो न्यू एक्स स्क्वायर कितना आएगा, जितना ये आ गया ये प्लस कितना, 63 का। 63। तो ये नए वाला आ गया। बाकी सारा सामान तो अब अपने पास है ही। ठीक समेशन है एक्स सर। स्क्वायर अपॉन 10 कर देंगे, नया मीन का स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो वो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और कुछ? रैंडम वेरिएबल, वेरिएबल जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, जो चेंज हो सकता है, ऐसा वेरिएबल जो एसोसिएटेड है किसके साथ, रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ। एक ऐसा वेरिएबल जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएट किया गया है, उस वेरिएबल को हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल को एक फंक्शन की तरह भी ट्रीट किया जाता है, उसकी बात थोड़ा आगे करेंगे। अभी तक ये अपने पास एक वेरिएबल है जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड। प्रोबेबिलिटी को थोड़ा आसान करने के लिए रैंडम वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसे दो कॉइन फ्लिप किए हमने, सैंपल स्पेस हमें पता है क्या आ गया, इसके साथ हमने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। एक्स इज ए वेरिएबल जिसके अंदर क्या है, जो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स को। एक्स रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ हेड्स इन टॉसिंग टू कॉइन्स। तो एक्स के पास कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, 0 1 2। 1। 0 1 2। तो क्लियरली एक्स एक वेरिएबल है ना, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, चाहे थोड़ी सी चेंज हो रही है।
तो एक्स एक वेरिएबल बन गया। इसको एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ लगाया गया था, तो ये रैंडम वेरिएबल बोला जाएगा। उस तरह अगर वाई वेरिएबल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टेल्स को, तो सेम वाई के पास भी वैल्यूज कौन सी आ गई, 0 1 2, एक वेरिएबल बन गया। अब इसके अलावा आप कोई और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हो इसके साथ। हाँ जी सर, कौन सा? नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल। नंबर ऑफ हेड हेड माइनस नंबर ऑफ टेल। माइनस नंबर ऑफ टेल्स। तो जेड के पास कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? -2 0 2 -2 0 0 2। 2। देखते हैं एक्स अगर अपने पास ये है तो कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज की बात करें, पी ऑफ एक्स मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी। जीरो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। 1/4। जीरो हेड का मतलब दोनों क्या आए होंगे, टेल। एक ही केस है तो 1/4। वन हेड का मतलब 2/4। 2/4। और टू हेड आने का मतलब कौन सा केस आया होगा, HH 1/2। 1। ये कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज लिख दी हमने इसकी, इस रैंडम वेरिएबल। सेम टेल वाले की लिखी जाएगी। तो इस तरह से इसकी बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड -2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल। -2 कैसे बना होगा? जब हेड कितने आए होंगे? 0 0। टेल 2। टेल आए होंगे 2। तो तो मतलब 0 हेड 2 टेल्स, तो बात तो फिर 2 टेल्स की होगी ना। हाँ जी सर। 1/4। 0 का मतलब 1 हेड 1 टेल। ये नंबर की बात हो रही है, नंबर ऑफ हेड्स की। एक हेड माइनस एक टेल तो 0। तो इसका मतलब कितने आएंगे यहाँ पे? 2/4। 2/4। और इसका मतलब 2 हेड 0 टेल। 1/4। 1/4। इसमें देखो कि प्रोबेबिलिटीज तो सेम ही आई है, बस ऊपर वाले की शक्ल थोड़ी सी चेंज होगी। सर ये जीरो वाला दोबारा बताना। जीरो वाला देखो, जेड में हमने लिया नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ हेड्स अगर 1 है तो नंबर ऑफ टेल्स भी 1 है, तो जेड की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0। दो कोई नहीं फेंके गए, एक हेड आया तो दूसरा पक्का टेल होगा। तो अगर आप हेड को 1 दे रहे हो तो टेल अपने आप ही कितना हो गया, 1 के इक्वल। तो अब रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या है कि एक ऐसा वेरिएबल जो कनेक्ट किसके साथ किया गया है, सैंपल स्पेस के साथ या फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ। और ये काम हमेशा किस में करेगा, नंबर्स में। ये नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो जेड सामने आ गया तो इससे हमें ये भी बात क्लियर होगी कि जो एक्स की वैल्यूज है क्या हमेशा नॉन नेगेटिव होंगी या नेगेटिव भी हो सकती है। ये -2 आ गया मतलब हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कि इन सब का सम कितना है? 1। 1 2 3 4/4 1। इधर भी सम कितना, 1। और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। 1। इसका मतलब कि जब एक तरफ सैंपल स्पेस पड़ा था, उसके अंदर जितने भी आउटकम्स थे पॉसिबल, उसके साथ हमने एक वेरिएबल लगाया। वो वेरिएबल वो वेरिएबल सैंपल स्पेस की सारी आउटकम्स को कवर करेगा। अगर कोई एक आउटकम छूट गई बीच में, मतलब इसको नहीं लेते हम, ऐसा बनाया हमने वेरिएबल जिसमें एक आउटकम आ ही नहीं रही, तो क्या ये सम 1 आ पाएगा? नो सर। तो जो रैंडम वेरिएबल की एक तो
कनेक्टेड है इसके साथ। दूसरी बात क्या है कि ये सैंपल स्पेस की सारी आउटकम्स को कवर करता है। अगर आप x इक्वल टू इसमें 0 की बात कर रहे थे, तो 0 के साथ कौन कौन सी आउटकम कनेक्ट होगी? 0 हेड का मतलब नंबर ऑफ हेड्स की 0 का मतलब इसमें कनेक्ट हो गई। बोथ टेल। जब x इक्वल टू 1 लिया तो इसके साथ कौन सी कनेक्टेड है? हेड टेल टेल। जब x इक्वल टू 2 लिया तो इसके साथ कौन कनेक्टेड है? एच एच। मतलब अगर यहाँ पे पढ़ा है 0 1 2, लिख देते हैं। यहाँ पढ़े हैं एच 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 टी टी एच टी, और इधर पढ़ा था 0 1 2। तो ये किसको किधर मैप कर गया? 2 टू पे। के साथ ये किधर मैप कर गया? 1। 1 पे। और ये किधर मैप कर गया? 0 पे। अब एक फंक्शन जैसा कुछ दिख गया इसमें, एक मैपिंग तरह भी काम हो रहा है ना बीच में। रैंडम वेरिएबल को एक वेरिएबल जैसा भी ट्रीट कर सकते हैं, एक फंक्शन जैसा। फंक्शन में अभी मैं अंदर ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, अभी ऊपर ऊपर बात करते हैं इसकी। एक डाई थ्रो किया गया, सैंपल स्पेस अपने सामने आ गया। चलो, ये सैंपल स्पेस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाओ इसके ऊपर। रैंडम वेरिएबल कौन सा बोल सकते हो? गेटिंग इवन नंबर सर, कुछ ऐसे बोल सकते करते हैं बिल्कुल, गेटिंग इवन नंबर। अब देखो, सबसे पहली बात कि जो x है उसमें उसकी शक्ल कैसी होगी, उसकी डोमेन क्या होगी, उसके अंदर क्या चीजें होंगी? सैंपल स्पेस ऑफ डोमेन तो डोमेन सैंपल स्पेस आ गई, जैसे हमने ये मैपिंग बनाई अभी। इसकी रेंज क्या है? रेंज में क्या आएंगे? अगर चलो नंबर फंक्शन के चक्कर को छोड़ भी दो, x अपने पास एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल में नंबर्स आएंगे ना। हाँ जी सर। हमने इसलिए यही बोला कि x जो रैंडम वेरिएबल है ये कनेक्टेड होगा सैंपल स्पेस के साथ। इसमें आएंगे क्या? नंबर्स 0 1 2। वो नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, चलेगा। तो जब हम ये लिख दें सीधा कि x गेटिंग इवन नंबर, तो इसका मतलब इसके पास कौन से नंबर आ गए? अगर नंबर आ ही गए हैं तो 2 4 6 आए होंगे। अगर इसको नंबर देने हैं तो फिर तो अभी तक अपने पास 2 4 6 ही सामने आए हैं। क्या ये रैंडम वेरिएबल की तरह काम कर रहा है ये वाला वेरिएबल? क्या नहीं इसने सारी आउटकम कवर कर ली? नो सर। 2 2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, 4 के साथ, 6 के साथ। 1 3 5 कहाँ जाएंगे? वो किस तरह से कनेक्ट होंगे? तो समझ रहे हो, एक तरफ मैंने रखा सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, एक तरफ मुझे यहाँ पे कुछ नंबर्स रखने हैं ताकि मैं एक मैपिंग डिफाइन। एक्स को अगर सिंपल ही लिख दें, नंबर ऑन दी डाई। जब आपने डाई को फेंका, डाई के ऊपर जो नंबर आया वही नंबर हमने एक्स में रख दिया, तो एक्स के पास क्या आ गया फिर? तो कोई भी आ 1 to सकता 6 नंबर्स। सेम ही नहीं आगे? एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑन दी डाई, तो एक्स किस किस को फिर रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 कोई। इधर से 1 के ऊपर कौन जाएगा? 1 चला गया, 2 के ऊपर 2 चला गया, 3 के ऊपर 3 चला गया। क्लियर हुई बात ये? इस बार एक्स के पास कौन आ गया? 1 2 3 4 5 6। कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी? 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1 by 6। 1/6 1/6। टोटल 1 बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कोई है? अब सोचो, कोई और वेरिएबल कर सकते हैं इंट्रोड्यूस?
जी सर, एनी नेचुरल नंबर डिवाइड बाय 2. x represents Getting a natural number divide by 2. Divide by 3, divide by 4. natural number divide by तो ये ऐसे भी ले सकते हैं ना, नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 6। सर वो तो एक ही बात होगी। हाँ हाँ, तो सेम ठीक सर, है। हाँ हाँ बनानी तो सेम ही है ना, फिर ऐसे ही सेम बन रही है, नहीं बिल्कुल। तो कम हो जाएंगे। हाँ वो ठीक है, नंबर नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 6 वो भी रैंडम वेरिएबल बन गया। यहाँ पे क्या बोला, नेचुरल नंबर डिवाइड बाय 2। Yes. इसमें क्या लेके आ रहे हो? तो डोमेन सर हमारे पास 1 है तो उसके लिए 1/2 आ जाएगा. हम्म, तो 2 के लिए 1 आ जाएगा, 3 के लिए 3/2. फिर आगे मतलब कहाँ तक जाना है हमने ये? डोमेन हमारी 6 तक है तो 6 तक ही जाएंगे. फिर मुझे इस बात की थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं थी हो रही कि नेचुरल नंबर डिवाइड बाय 2 या कुछ और कहना चाह रहे हो? जब फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर डिवाइड बाय 2 हाँ कैसे. वो कुछ करना पड़ेगा। फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर डिवाइड बाय 2, अब उससे क्या हो जाएगा? x के पास कौन कौन सी वैल्यू रखेंगे? 1/2, 1, 3/2, 2, 5/2, 3. 1/2 के साथ कनेक्ट कर दिया हमने 1 को, जी सर. इसके साथ 2 को, ऐसे कर रहे हो? हाँ जी सर. और इसके साथ 5 कर दिया, इसके साथ 6 कर दिया, मतलब ये आपका 2/2 है, ये 4/2 है, 5/2 है, 6/2। हाँ जी. मतलब x को लिया गया है x/2, हाँ जी. और मतलब ये मैपिंग किस तरह से बन गई है, x/2 इक्वल टू x। हाँ जी. x नहीं समझ आ रहा तो f ऑफ x/2 इसके इक्वल x के। ये समझे बात? f ऑफ 1/2 का आंसर 1। उस तरह से कनेक्ट किया गया इस पूरे सैंपल स्पेस की टर्म से। चलो, मतलब हमें नेचुरल रैंडम वेरिएबल क्लियर हो गया, बनाने वाला काम तो नहीं आएगा, बस हमें जरूर पता होना चाहिए कि इसका काम होता क्या है। अगर कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हमें कुछ दे रखी है के 2 के 5 के, तो एक बात हमें पता होगी कि के की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि नीचे वाली जो भी प्रोबेबिलिटीज है सारे रैंडम वेरिएबल्स की, इनका सम किसके इक्वल होगा? 1 के. इस चीज को बोलते हैं वेरिएबल के साथ उनकी प्रोबेबिलिटीज लिख देना इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं बोलते, मतलब सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज अनदर थिंग। सर एक जो आप डोमेन वाली बात बता रहे थे दोबारा बता दो प्लीज। उसमें ये हम कर रहे थे अभी तक कि जैसे ये सैंपल स्पेस था अपने पास, इन सारे मेंबर्स को हमने नंबर्स के साथ कनेक्ट किया, 0 1 2 के साथ। तो अगर आप इसको एज ए फंक्शन ट्रीट करते हो तो इधर वाला सेट डोमेन होता है और ये वाला सेट क्या हो जाता है, कोडोमेन। तो जब हम रैंडम वेरिएबल की डोमेन की बात करते हैं तो वो क्या हो जाती है, सैंपल स्पेस।
तो रैंडम वेरिएबल जो x होता है वो सैंपल स्पेस टू कहां तक ले सकते हैं हम? रियल नंबर्स पे। रियल नंबर्स। अभी ऊपर बोला ना नेगेटिव भी आ सकते हैं, डिवाइड वाले भी हम लेके आ गए। x को वेरिएबल रखो तो वेरिएबल ही है अभी तक, जिसमें नंबर्स होते हैं, सिंपल सी बात है कि ये। दूसरा, अगर आप x को एज ए फंक्शन ट्रीट करना चाह रहे हो तो इसकी डोमेन क्या होगी? सैंपल स्पेस। कोडोमेन क्या होगी? रियल। सैंपल स्पेस से एलिमेंट उठा के इसने किसके साथ कनेक्ट करवा देने हैं? रियल नंबर्स के साथ। उसकी एग्जांपल ये सामने हमें दिख रही है। सैंपल स्पेस में जो मर्जी पड़ा हो, चाहे नंबर्स हो या इसी तरह की कोई भी हेड टेल हेड ऑब्जर्वेशन जो भी पड़ी होंगी, इन सारे एलिमेंट किसके साथ कनेक्ट होंगे? उधर रियल नंबर्स के साथ। क्लियर हुई बात ये? ठीक है सर। रैंडम वेरिएबल अपने पास दो तरह के होते हैं। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस, इससे पहले ये वर्ड हमने कहाँ देखे, कहाँ सुने? चैट में सेट में किए थे ये वर्ड। सेट में कितनी सीरीज के ऊपर काम किया हमने? 3 के ऊपर से। 3। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक और नाम क्या दिया था? डिस्क्रीट डिस्क्रीट सीरीज। और तीसरा था कॉन्टिन्यूअस। ये सब कुछ डिस्क्रीट में ही आता है। इंडिविजुअल भी और फ्रीक्वेंसी वाला सब कुछ क्या है? डिस्क्रीट का डेटा। कॉन्टिन्यूअस थोड़ी अलग बात, शक्लों से पता लग जाता है कि अगर x के पास कौन सी वैल्यूज होंगी? काउंटेबल। अगर x के पास, क्योंकि अभी तक हमने क्या बोला कि ये कहां तक है? रियल तक चला जाता है, तो मैं इसकी कोड में रखी रियल तक। बट अगर रियल में भी उसका कुछ सबसेट ही, रेंज तो कुछ भी बन सकती है ना, कोड में आर है। रेंज तो नेचुरल नंबर भी हो सकती है, कुछ फाइनाइट सेट भी हो सकता है, जैसे ये फाइनाइट ही आया है बस, सारा रियल तो नहीं आ गया। तो अगर x के पास ओनली काउंटेबल वैल्यूज होंगी तो उस रैंडम वेरिएबल को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में। अनकाउंटेबल वैल्यूज होंगी तो उसको कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की कैटेगरी में रखेंगे। कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी जो वैल्यूज कैसी होती थी? 0 to 10, 10 to 20, पूरा इंटरवल, मतलब अनकाउंटेबली मैनी वैल्यूज होती है। और इसमें सारी वैल्यूज हमें दिखाई जाती है कि x के पास कौन कौन सी वैल्यूज। ये एक्चुअल में जो हम x लिखते हैं ना स्टैट में, ये रैंडम वेरिएबल ही होता है। ये x वही नोटेशन है, बस उसको देखने का थोड़ा नजरिया अलग है इसमें। तो जब अलग अलग करके दिख ही रही है तो काउंटेबल है। फाइनाइट देखी है अभी तक हमने। काउंटेबल वैल्यूज अगर कनेक्टेड है x के पास तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, अनकाउंटेबली मैनी है तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो इसके बाद जो काम है अपना सारा, ये मतलब ग्रेजुएशन की प्रोबेबिलिटी में एंट्री होने वाली है। रैंडम वेरिएबल में जो भी हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ अब इसके बाद शुरू होगा। मैं चाहता था इसको हमें कल शुरू करें अच्छे से, मतलब नया टॉपिक होगा अलग से। तब तक आप बेसिक वाली प्रोबेबिलिटी की असाइनमेंट सारी कंप्लीट कर लो। जी सर। ओके सर। तब फिर अपने एक दिन में 2-3 डिस्ट्रीब्यूशन हो जाया करेंगे। बेसिक कंप्लीट कर लो तो फिर कल इसको हम स्टार्ट करते हैं। नहीं तो करने को अगर कहते हो तो आज भी कर लेते हैं थोड़ा सा, पर वैसी है कि एक थोड़ा हायर करना है तो अलग से ही करें, एक सेक्शन बना के। हाँ जी सर, कोई जाएगी कल।
मुश्किल है। सर आपको पेपर में आइडिया है कब तक आ सकते हैं? पेपर पंजाब सरकार का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, आना जरूर लेक्चरर का अंडर का ही है पहले, इतना तो है।